नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र हेतु MBBS की 50 सीटें बढ़ाकर मिली हैं। ऐसे में अब इस महाविद्यालय में मेडिकल पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम प्रवेश क्षमता 100 सीटों से बढ़कर 150 सीट हो गई है। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख द्वारा दी गई। काय म्हणतात कॅथलॅब ज्याची गरज होती एंजिओग्राफी वगैरेची त्याला लागलो मागच्या मला वाटतं 2 वर्ष झाली म्हणजे कॅथलॅबची सुद्धा व्यवस्था आपल्याकडे झाली एंजिओग्राफी व्हायला लागली। हर्षवर्धन देशमुख द्वारा बताया गया कि इस समय शिवाजी शिक्षा संस्था बड़ी तेजी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है और इसका परिणाम PDMC अस्पताल में 50 सीटें बढ़ने के तौर पर सामने आया है। बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा आज गुरुवार 11 नवंबर को कार्तिक सुदी सप्तमी के अवसर पर संत शिरोमणि पूज्य जलाराम बापा की 222वीं जयंती का उत्सव कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए धार्मिक आस्थाओं व परंपराओं के साथ मनाया गया। इस समय सबसे पहले देवचंद भाई सीता के हाथों मंदिर परिसर के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया और जलाराम बापा की छवि को आकर्षक रूप से सजाकर मंदिर में भाविक श्रद्धालुओं द्वारा बापा का जयघोष किया गया। श्री जलाराम सत्संग मंडल के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप भाई पोपट की अध्यक्षता में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों का भी इस अवसर पर आयोजन किया गया था। पूज्य जलाराम बापा का आज जन्म दिवस है, जिसे जलाराम जयंती के नाम से हम प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाते हैं भक्तिधाम के अंदर। तो आज भी कुछ मर्यादाओं के साथ में हमने आज जलाराम जयंती के कार्यक्रम का आरंभ किया है। हमेशा की तरह अक्सर महाप्रसाद आयोजित हुआ करता था, पर चूँकि अभी जो कानून के नियंत्रण भी है और जो आवश्यक भी है, इसलिए सीमित मात्रा में यह कार्यक्रम उसमें दायरे में ये कार्यक्रम किया गया। हमें खुशी है कि आज जलाराम जयंती के दिन यहाँ पर OPD की शुरुआत की गई है। एक अस्पताल यहाँ पे बनाया गया है, दवाखाना बनाया गया है, जो नाम मात्र शुल्क पर मेडिकल सुविधाएं यहाँ लोगों को देगा। इस परिसर के निवासियों को भी सहायता हो सकती है। मंदिर में जो लोग आ सकते हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था है। कोशिश ये रहेगी कि उनकी इख्तियार में जो है डॉक्टर के वो हो जाए। स्थानीय गोरक्षण संस्था द्वारा आज गुरुवार 11 नवंबर को कार्तिक शुक्ल अष्टमी के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व पूरे विधि विधान के साथ भक्तिभावपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार की सुबह 7 बजे भवनीलाल भंसारी परिवार की ओर से गोरक्षण चौक स्थित गोरक्षण संस्थान में गौ पूजन करते हुए विधि विधान के साथ हवन किया गया। पश्चात सुबह 9 बजे से शहर के गौ प्रेमियों द्वारा गौग्रास हेतु अपने वजन के बराबर तुलादान में गेहूं, गुड़, ढेप व चारे का दान किया गया। ओम इदं विष्णुरि चक्रमे त्रिधानि दधे ब्रह्मदौड़ज्वाहा विष्णवे स्वाहा। ओम इदं विष्णुरि चक्रमे त्रिधानि दधे ब्रह्मदौड़ज्वाहा विष्णवे स्वाहा। ओम इदं विष्णुरि चक्रमे त्रिधानि दधे ब्रह्मदौड़ज्वाहा विष्णवे स्वाहा। स्थानीय महानगर पालिका के सभागार में आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र के धर्मगुरुओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले सहित मुस्लिम समाज के अनेकों धर्मगुरु उपस्थित थे। इस बैठक के दौरान कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार के साथ चर्चा की गई और निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने शहर में कोविड टीकाकरण अभियान को 100% यशस्वी बनाने का लक्ष्य सामने रखते हुए टीकाकरण की प्रक्रिया को सहज तरीके से पूर्ण करने को लेकर अपने विचार रखे। महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोविड प्रतिबंधक लस देण्याचा उपक्रम मोठ्या प्रमाणात चालू आहे, परंतु दुर्दैवाने अजूनही 58% लोकांनी कोविडची लस आपल्या शहरामध्ये घेतलेली आहे। आपल्याला कोविडपासून जर संरक्षित व्हायचे असेल, तिसरी लाट जर आपल्या शहरामध्ये येऊ द्यायची नसेल, तर आपण प्रत्येकाने वॅक्सिनेशन करून घेणं आवश्यक आहे। 30 नोव्हेंबरपर्यंत अमरावती शहरामध्ये 100% लोकांनी वॅक्सिन घ्यावं यासाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे। 18 वर्षावरील प्रत्येक नागरिकाने पहिला डोज आणि दुसरा डोज हे दोन्ही आपल्याला घ्यायचे आहेत। जर आपण ही लस जर घेतली तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा कोविडचा त्रास होणार नाही, याचे कुठल्याही प्रकारचे दुष्परिणाम नाहीत।
याचा फक्त फायदाच आहे. आपण स्वतः आणि आपल्या कुटुंबाला आपण कोविडची लस घेतल्यानंतर कोविडपासून सुरक्षित ठेवू शकतो. धन्यवाद. इस बैठक में शहर के मौलानाओं व मौलवियों द्वारा बताया गया कोविड वैक्सीन लेने को लेकर बड़े पैमाने पर जन जागृति करने के संदर्भ में वे अपनी मस्जिदों के जरिए ऐलान करेंगे. उन्होंने खुद यह वैक्सीन ली है. साथ ही वे मुस्लिम समाज के अन्य सभी लोगों को यह वैक्सीन लेने हेतु प्रोत्साहित करेंगे. कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद शकील, मैं तमाम अहबाब से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं और उसका फायदा ले. गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, इसलिए हर किसी को लगाना जरूरी है. सब वैक्सीन लगाएं. और ये वैक्सीन हमारी जान के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि फ्यूचर में और मुस्तकबिल में आने वाली बड़ी बीमारियों से हिफाजत के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है. इसलिए जो दिलों के अंदर डर पैदा हो गया है उस डर से बाहर आए. मौत और जिंदगी अल्लाह ने रखी है. जब तक इंसान जिएगा चाहे वैक्सीन लगाए या ना लगाए, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है. हुकूमत की जानिब से एहतियाती तौर पर ये एक हथियार इंसान के जिस्म में डाला जा रहा है जो कोविड के जरासीम से लड़ने की और मुदाफ़ियत करने की क़ुव्वत इंसान को देता है. इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगाए. अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब दे. इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए और आप लोगों से अपील करते हैं कि सभी को वैक्सीन लगाने की फिक्र करें. और हर जगह वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो हज का मौका हो और दीगर सफ़र का मौका हो, प्लेन में जाना हो, उसलिए आप वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है. हम हिंदुस्तानी इसके एतबार से और ये वबा हमसे ख़त्म हो जाए, इसके लिए वैक्सीन का लेना ज़रूरी है. इसलिए हम तमाम से गुजारिश और दरख्वास्त ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को ले. और इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है कि दवा के तौर पर है, सिंपल है, इसको लेना चाहिए. हम इस बात पे कोशिश करेंगे और हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत भी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन का इस्तेमाल करें, इसलिए कि आज ये वक्त की ज़रूरत बनी हुई है. और वैक्सीन के लेने से जो हमें फ़ायदे होंगे उसके लिए जैसा हमें ज़रूरी हो गई, अभी मौके आ रहे हज के मौके भी उस पर कालम डाला जा सकता है. इसलिए वैक्सीन से अपनी हिफाजत भी है और हम इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाएं और ख़ुद भी जो है तो इस बीमारी से महामारी से बचने के लिए वैक्सीन खुद लें और अपने घर के और अपने जो अहबाब है, रिश्तेदार है, उनको भी इसकी तरगीब दें. इसलिए इस मीटिंग में जो है आज की इस बात को जो है आगाह किया गया है. देश के बिहार व झारखंड राज्य में दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लगातार 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पर्व का समापन आज गुरुवार 11 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ हुआ. विगत सोमवार 8 नवंबर से शुरू हुए इस 4 दिवसीय पर्व के तीसरे दिन जहां गत रोज बुधवार 10 नवंबर को व्रतियों द्वारा पूरा दिन उपवास रखते हुए शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया, वहीं आज गुरुवार 11 नवंबर को सप्तमी पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए इस 4 दिवसीय पर्व की पारणा यानी समाप्ति की गई. स्थानीय विधायक सुलभा खुड़के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि वे मतदाता सूची पंजीयन अभियान में हिस्सा लेकर अपने नामों को मतदाता सूची में दर्ज कराएं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव के समय अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें. स्थानीय साईनगर परिसर के भीमज्योत कॉलोनी में बनाई गई स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका अब श्रेयवाद व शिष्टाचार की लड़ाई में फंसती दिखाई दे रही है. साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा भाजपा पदाधिकारी एक बार फिर आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं. भीमज्योत कॉलोनी में बनाई गई अभ्यासिका के उद्घाटन हेतु भाजपा द्वारा आगामी 14 नवंबर की शाम 6:30 बजे शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों को ही बतौर प्रमुख अतिथि आमंत्रित करते हुए महापौर चेतन गावंडे व सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा निमंत्रण पत्रिका प्रकाशित की गई. इसकी जानकारी मिलते ही विधायक रवि राणा ने तुरंत मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेते हुए राजकीय शिष्टाचार के अनुसार निमंत्रण पत्रिका तैयार करने और सरकारी शुभारंभ समारोह आयोजित करने को कहा, जिसके बाद प्रशासन की ओर से भी एक निमंत्रण पत्रिका प्रकाशित करते हुए 13 नवंबर की शाम 6 बजे इस अभ्यासिका का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें महापौर चेतन गावंडे की अध्यक्षता में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों इस अभ्यासिका का उद्घाटन होगा, जिसमें राज्य मंत्री बच्चू कडू तथा जिले की सांसद नवनीत राणा सहित क्षेत्र के सभी विधानसभा व विधान परिषद सदस्य भी आमंत्रित किए गए हैं. ऐसे में एक ही आयोजन को लेकर 2 निमंत्रण पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं और 2 अलग अलग शुभारंभ समारोह आयोजित किए गए हैं, जो इस समय चर्चा का विषय है. गत रोज विधायक रवि राणा ने मनपा अधिकारियों के साथ इस अभ्यासिका का दौरा करते हुए कहा कि खुद उन्होंने अपनी 48 लाख रुपए की निधि से इस अभ्यासिका का निर्माण करवाया है और इसके लिए लगातार प्रयास करते हुए सरकार से निधि प्राप्त की है. जल्द ही इस अभ्यासिका का राज्य शिष्टाचार के अनुसार ही सरकारी शुभारंभ होगा, जिसके बाद इस अभ्यासिका को विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा.
युवा स्वाभिमान के समर्पित कार्यकर्ता अमर तडेजा की जयंती दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत दस्तूरनगर व होटल दिल्ली दरबार की ओर से आज दस्तूरनगर स्थित समाज मंदिर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा द्वारा स्वर्गीय अमर तडेजा की प्रतिमा का पूजन कर रक्तदान शिविर का प्रारंभ किया गया। पश्चात सैकड़ों रक्तदाताओं ने इस शिविर में स्वयं स्फूर्त तौर से उपस्थित रहते हुए रक्तदान किया। साथ ही इस अवसर पर विधायक रवि राणा व जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा 251 जरूरतमंद महिलाओं को किराना किट का वितरण भी किया गया। शेतकरी पुत्र कृति समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि जारी वर्ष के दौरान हुई अतिवृष्टि के चलते अमरावती जिले की सभी तहसील क्षेत्रों में खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई सहायता राशि से मोर्शी व वरुड तहसील को अलग रखा गया, जिसके लिए दलील दी गई कि दोनों तहसीलों में 65 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई है, जबकि दोनों तहसीलों में अतिवृष्टि हुई है और दोनों तहसीलों में बड़े पैमाने पर फसलें खराब हुई हैं। ऐसे में यदि जल्द ही इन दोनों तहसीलों को न्याय नहीं मिलता तो क्षेत्र के किसानों द्वारा आगामी 16 नवंबर से आमरण अनशन किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता में बताया गया कि मोर्शी व वरुड तहसील क्षेत्रों में लगाए गए पर्जन्य मापक यंत्र गलत तरीके से स्थापित किए गए हैं और इस गलती की सजा मोर्शी व वरुड तहसील के किसान भुगत रहे हैं। आमचा सरळ प्रश्न हा आहे की पर्जन्यमान यंत्र इथे चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आले, त्याच्यामुळे शासनाला गेलेला आकडा हा सुद्धा चुकीचा आहे। याच्यावरून आम्ही एक आरोप सुद्धा करू शकतो की जर मोर्शीमध्ये केवळ आम्ही 7 पर्जन्यमान यंत्रांचा पंचनामा केल्यानंतर जर आम्हाला चुकीच्या गोष्टी लक्षात येत असतात, चुकीच्या बाबी लक्षात येत असतात, तर आपल्या जिल्ह्यात 90 ते 92 पर्जन्यमान यंत्र लावण्यात आलेले आहेत। मग त्यांच्याकडनंही आकडा तुम्ही मॅनिप्युलेट करून घेतला की तुम्ही अंदाजे आकडा टाकला आणि तो शासनाला पुरवला आणि जो काही निधी आहे तो तुमच्या पदरात काढून घेतला। हा आमचा एक थेट प्रश्न इथल्या लोकप्रतिनिधींना, इथल्या प्रशासनाला आहे। जर असं झालं असेल तर मग मोर्शी मतदारसंघ, मोर्शी तालुका आणि वरुड तालुका या इथल्या लोकांनी कोणतं बाब केलं होतं? जर तुम्हाला बाकीचे तालुके सगळे त्या यंत्राच्या आकड्यांमध्ये बसवता आले तर मोर्शी वरुड तालुका तुम्ही का नाही बसवला? वास्तविकता अशी आहे की संत्र्याची गळ या वर्षीसारखी मागच्या 10 वर्षात कधीच झालेली नाही। संत्र्याच्या गळीचं प्रत्येक शेतकरी हेच कारण सांगतो की यावर्षीचा पाऊस हा दरवर्षीपेक्षा जास्त होता। पाऊस जास्त झाल्यामुळे डासं तयार झाले, डासं संत्र्याला लागले, संत्र खाली पडले। ज्या झाडावरती 2000 संत्र्याची कॅपॅसिटी है, त्या झाडावर आज फक्त 300-400 संत्र टिकले। समीपत भानखेड़ा रोड पर साकार होने जा रहे जरवार में निर्माणाधीन संत कंवरराम को सदिच्छा भेंट देने तथा संत कंवरराम सिंधु सनातनी वैदिक अभ्यासक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग को लेकर नाथ संप्रदाय के परम पूज्य संत जितेंद्र नाथ महाराज की अगुवाई व कंवरराम धाम के संत साई मनोहर, संत साई राजेश लाल जी की प्रमुख उपस्थिति के बीच संत कंवरराम धाम ट्रस्ट के पदाधिकारियों व देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे सिंधी समाज के प्रतिनिधियों का समावेश रहने वाले प्रतिनिधिमंडल ने गत रोज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। इस समय साई राजेश लाल ने उन्हें कंवरराम धाम आने हेतु आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आगामी 24 फरवरी को कंवरधाम जरवार में आने की बात कही। साथ ही उन्होंने संत कंवरराम सिंधु सनातनी वैदिक अभ्यासक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सिंधी समाज को संघ की ओर से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। स्थानीय विभागीय रुग्ण संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण के लिए दी गई 5 वर्ष की मंजूरी विगत 31 जुलाई को खत्म हो गई, जिसके पश्चात इंस्पेक्शन कमेटी द्वारा यहां के सभी उपकरणों का मुआयना किया गया, लेकिन अब तक कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट नहीं दी गई है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा संचालनालय द्वारा किडनी प्रत्यारोपण के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर 7 मरीज किडनी प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में है। इस अस्पताल को वर्ष 2016 से किडनी प्रत्यारोपण की मंजूरी दी गई थी और इस दौरान यहां पर किडनी प्रत्यारोपण के 13 सफल ऑपरेशन हुए। समूचे विदर्भ क्षेत्र में किडनी प्रत्यारोपण की 13 शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाला यह एकमात्र अस्पताल है, लेकिन अब अनुमति की कालावधि ही खत्म हो जाने के चलते शल्य क्रियाएं रुकी हुई हैं और फिलहाल इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट व DHS की अनुमति के बिना शल्य क्रियाएं नहीं हो पा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी तथा सुपर कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण तथा उनकी पत्नी डॉक्टर क्षमा भूषण को विगत कुछ माह से एक व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में अचलपुर के बिलनपुरा परिसर निवासी वसीम खान साहब खान नामक युवक के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पता चला है कि वसीम खान के पिता साहब खान को कोविड संक्रमित होने के चलते सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उस समय से ही वसीम खान डॉक्टर रवि भूषण को फोन करते हुए अश्लील गाली गलौज किया करता है और जान से मारने की धमकी दिया करता है। स्थानीय कोणार्क कॉलोनी में सामाजिक कार्यकर्ता धीरज बारबुद्दे की ओर से दीपावली मिलन उत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कोविड संक्रमण काल के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले गणमान्यों का पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों सत्कार किया गया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने सभी उपस्थितों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी।
इस समय विदर्भ में ईशान्य की ओर हवाएं बहने लगी है, साथ ही बदरीला मौसम भी काफी हद तक कम हो गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान का स्तर तेजी से घटने लगा है और गत रोज पहली बार पारा 14.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इन दिनों रात के समय ठंडी हवाएं बह रही हैं, जिससे हाड़ कपकपाने वाली ठंड महसूस हो रही है। ठंडी का असर बढ़ते ही अब लोग बाग शॉल, स्वेटर, कान टोपे व दस्ताने जैसे गर्म कपड़ों का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। सुबह और शाम के समय ठंड का जोर काफी अधिक रहता है, साथ ही दिन भर मौसम काफी सर्द रहने लगा है। ऐसे में लोग बाग जहां दिन भर गर्म व मोटे कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब शाम ढलते ढलते कई खुले मैदानों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में अलाव जलते दिखाई देने लगे हैं, जहाँ पर लोग बाग शॉल व चादर ओढ़कर आग सेकते हैं। जिले में आज 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। इस समय जिले में कुल 12 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है। इनमें से इस समय 6 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं और मनपा क्षेत्र में 5 व ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 219 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.91% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है। आज समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित पाए गए, जिनमें अकोला, यवतमाल व बुल्ढाना के 1-1 मरीज का समावेश रहा। वहीं संभाग में 2 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला व यवतमाल के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ से लाभार्थियों को वंचित रखते हुए किसी अन्य उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ दिया गया, इस आशय का आरोप प्रदेश कांग्रेस सचिव आसिफ तवक्कल द्वारा जिला महिला अस्पताल की परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य पर लगाते हुए मामले की जांच कर संबंधित लाभार्थी छात्रा को तत्काल न्याय दिए जाने की मांग की गई। इस विषय को लेकर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम को एक निवेदन सौंपा गया है। हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी की पहली शाखा का शुभारंभ शेगांव में किया गया, जिसका उद्घाटन आघाड़ी के नवनियुक्त शहराध्यक्ष रहमत खान के हाथों किया गया। एसटी कर्मियों की हड़ताल के दौरान जहां एक ओर सरकारी बसों की आवाजाही बंद है, वहीं दूसरी ओर निजी बसों द्वारा यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है। इस बात को लेकर प्रहार युवक आघाड़ी की ओर से आरटीओ अधिकारी को निवेदन सौंपा गया और अतिरिक्त किराया वसूल करने वाले निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ओबीसी महासभा की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि अमरावती के डीएसपी को जल्द से जल्द पद से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस की मदद मिल सके, इसलिए समूचे राज्य में डायल 112 प्रकल्प चलाया जा रहा है, जो पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी शुरू है। हाल ही में 2 दिन पहले डायल 112 की टीम ने एक गर्भवती महिला को उसके घर तक सुरक्षित ले जाकर छोड़ा। 2 दिन पहले देर रात 11:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को एक कॉल प्राप्त हुआ था, जिसमें पता चला कि एक गर्भवती महिला राहटगांव बस स्टैंड के पास रास्ते के किनारे पड़ी हुई है। जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर सीआर और नांदगांवपेट सीआर वैन को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया और महिला को होश में लाकर पूछताछ की गई। इस समय इस महिला ने बताया कि वह महेंद्र कॉलोनी की रहने वाली है और घर के विवाद में आकर गुस्से से घर से बाहर निकल गई। भूखी प्यासी रहने और 4-5 माह की गर्भवती रहने की वजह से यह महिला गश खाकर रास्ते के किनारे गिर गई थी। यह जानकारी पता चलने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा इस महिला को उसके पते पर सुरक्षित ले जाकर छोड़ा गया। बीती शाम स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्तान नगर की पुलिया पर अल बदर हॉल के सामने कॉलेज रोड निवासी आफरीन आसिम शेख पर कुछ नकाबपोश आरोपियों ने तलवार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें आफरीन शेख बुरी तरह घायल हो गई थी। इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने देर रात आरिफ बादशाह नामक एक व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरणकर नगर स्थित कोठारी पैथोलॉजी लैब व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में गत रोज एमआरआई स्कैनिंग करने हेतु पहुंचे तिवसा तहसील के पालवाड़ी गांव निवासी 58 वर्षीय संजय नीलकंठ त्रिठे नामक मरीज की एमआरआई स्कैन मशीन के भीतर मौत हो गई। इस मरीज का अपराह्न 12 बजे के आसपास एमआरआई स्कैन शुरू किया गया था, किंतु करीब 2 घंटे बाद दोपहर 2 बजे मरीज के परिजनों को उसकी मशीन के भीतर ही हार्ट अटैक से मौत हो जाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने इस पैथोलॉजी लैब में जमकर हंगामा मचाया। साथ ही इस पैथोलॉजी लैब के संचालक डॉक्टर प्रकाश कोठारी के खिलाफ राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर अशोक पाल का क्षत विक्षत शव अस्पताल परिसर में बरामद हुआ, जिसे देखकर साफ तौर पर प्राथमिक अनुमान लगाया गया कि इस डॉक्टर की हत्या की गई है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि इस हत्या के पीछे क्या वजह थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न चर्चाएं चल रही है। वरुड पुलिस स्टेशन द्वारा एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में सुरली गांव निवासी सुरेंद्र दूधकौरे को हिरासत में लिया गया है। सुरेंद्र दूधकौरे ने अपने पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग का 8 नवंबर की रात उसके घर के पास से अपहरण किया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चांदूर बाजार के स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायालय ने अवैध शराब बिक्री के मामले में बबलू गयासुद्दीन खैरुद्दीन इनामदार नामक आरोपी के खिलाफ दोष साबित हो जाने के बाद उसे 3 साल के कारावास और 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा गठित किए गए विशेष पथक की टीम ने आज घर में तलवार रखने वाले मेहर बाबा कॉलोनी निवासी समीर ढोके नामक युवक को हिरासत में लिया है।
शहर के SRPF कैंप परिसर में रहने वाली एक शादीशुदा महिला का विनयभंग किए जाने की घटना सामने आई है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने इसी परिसर में रहने वाले परमेश्वर इंगले नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले रविनगर परिसर निवासी सुभाष जुनघरे के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने 51,000 रुपए की रकम उड़ा ली। 66 वर्षीय जुनघरे को विगत 26 अक्टूबर की दोपहर में अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज आया और बताया गया कि उनका सिम कार्ड बंद होने वाला है, अतः कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। इस झांसे में आकर सुभाष जुनघरे ने एक ऐप इंस्टॉल कर लिया, जिसके तुरंत बाद उनके खाते से 51,000 रुपए उड़ा लिए गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।